नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक निफ्टी 50 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अपने मार्च क्रैश के समय पर जो प्राइस चल रहा था उसी प्राइस पर हमें फिर से अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर वीकनेस दिखाई क्यों दे रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या यह अपॉर्चुनिटी है, क्या यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसी। पहले ही आपको एक नज़र में ही पता चल गया होगा, पीएसयू है तो ऑफकोर्स नीचे आता हुआ नजर आएगा। और भी कई रीजंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे एक लार्ज कैप कंपनी, ऑफकोर्स निफ्टी 50 का हिस्सा है। 68,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 74 रुपीज़ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। अगर बात करें यहाँ पर 1 मंथ के बारे में तो 13% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर बात करें 1 ईयर के बारे में तो 51% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी कैपिटल को यहाँ पर इरोड कर दिया है, 50% नेगेटिव है। 5 ईयर्स के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म में भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 26% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो जो हमें दिखाई देता है वो है -76.17, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जबकि सेक्टर का पीई रेशियो है 24.78। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 0.7 है, 1 से भी नीचे है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बुक वैल्यू है कंपनी की उससे भी ज़्यादा नीचे हमें ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है। अगर बात करें सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो के तो वो है 2.42। तो आप देख पाएंगे काफी ज्यादा यहां पर हमें डिफरेंस दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 5.7 यानी कि तकरीबन 6% की डिविडेंड यील्ड हमें यहां पर दिखाई देती है। जबकि सेक्टर की डिविडेंड है 1.24%, तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर डिविडेंड यील्ड हमें आईओसी में दिखाई देती है। अगर बात करें यहां पर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, जैसे कि आपको बताइए है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन रिफाइनिंग बिजनेस। द कंपनी सेगमेंट्स इंक्लूड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड अदर बिजनेसेस। नाम से ही पता चल जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तो क्या काम करती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट था इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आप देख पाएंगे 2018 के मुकाबले रेवेन्यू तो काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पर 2020 में तो रेवेन्यू भी गिर चुका है, उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सारे फिगर्स रुपीज़ इन लाख करोड़ में दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कामकाज है। 4.88 लाख की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती है, उसके बावजूद स्टॉक हमें यहाँ पर 70 रुपए के आसपास दिखाई देता है। उसके रीजंस क्या है वो भी जानेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं तो आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 4.37%, जबकि आईओसी की 1.13% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में गिर चुका है, 32.76% से 27.98% हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पर इसके अलग अलग एनुअल ग्रोथ व्यू के बारे में तो आप देख पाएंगे पिछले 2 सालों से सिचुएशन हमें यहाँ पर खराब दिखाई देती है। फाइनेंशियल ईयर 19 में भी और फाइनेंशियल ईयर 20 में भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। आप देख पाएंगे एबिटा में कितनी ज़्यादा गिरावट है। नेट इनकम तो बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके पहले की सिचुएशन फिर भी ठीक ठाक थी, यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा था। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिखा देता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 51.49%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर और भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें टेंशन लेना पड़ता है, तो ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो 6.5% की होल्डिंग है। डीआईआईस के पास से 13.85% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास से 6.32% की होल्डिंग, अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 28.32% की होल्डिंग। फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ रेशियोज को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इन रेशियोज को जानकर अभी हमें पता चलने ही वाला है कि क्यों हमें स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आता है। और दूसरे भी रीजंस है जो कि हम चार्ट्स पर भी डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज ज़रूर देखेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन है 1.92, जो कि हमें पिछले साल से नीचे आता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तो माइनस में चला गया है, जो कि पहले तो हमें 3% फिर भी दिखाई देता था, ज़्यादा नहीं था लेकिन
लेकिन फिर भी पॉजिटिव था, लेकिन वो भी हमें नेगेटिव हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरओई नेगेटिव हो चुका है। आरओसी के बारे में बात करें तो 5.55 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट वाला दिखाई देता है। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यूएशन हमें दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 0.68 है, जो कि हमें 0.81 दिखाई देता था। मार्च 2019 में भी कोई हालत अच्छी नहीं थी और ये हालत तो और भी खराब होती हुई नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि करंट रेशियो नीचे चला गया है, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के पास इतना कैश नहीं है, इतना यहाँ पर पैसे नहीं है कि जो शॉर्ट टर्म के यहाँ पर उसके जो कर्जे होते हैं उसे वो चुका पाए। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो 0.27 है, जो कि 0.32 हमें यहाँ पर दिखाई देता था। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर हमें इशू दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.32 है, जो कि 0.82 था। पहले भी कम तो नहीं था, यहाँ पर 0.5 या 0.6 होता है तो वो एक खतरे की घंटी होती है। समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पर संभलने वाली हो चुकी है। इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए, कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करना चाहिए। अगर वेल रेप्यूटेड कंपनी, अगर आपको मैनेजमेंट में भरोसा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली डेट बढ़ता जाता है तो आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो 1.32 हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, 1.42 6.02 से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि गिरावट हमें डेट टू इक्विटी रेशियो में देखना पसंद होता है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में बढ़ना पसंद होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिचुएशन हमें उल्टी ही दिखाई देती है। एसेट टर्नओवर रेशियो हालांकि काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फिर भी ठीक ठाक दिखाई देते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो है 146.89, जो कि पिछले साल से भले ही कम हुआ है लेकिन फिर भी बेहतर है। अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वो है 7.23, जो कि पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो आप देख पाएंगे 3 ईयर CAGR सेल्स कितना ज्यादा नीचे आता हुआ नजर आता है और यहां पर हमने कई कंपनीज देखी है जहां पर 3 ईयर CAGR सेल्स नीचे आता है, लेकिन फिर भी 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर सिचुएशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मार्च 2019 में 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट ऑलरेडी -6 के आसपास चल रहा था और ये बढ़कर -75 प्लस हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा सिचुएशन हमें यहाँ पर खराब दिखाई दे रही है। लेकिन एक अच्छी बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि है डिविडेंड के बाद। डिविडेंड कंपनी अच्छी देती है, आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली कंपनी ने डिविडेंड दिया है और शानदार डिविडेंड देती है। 5 से 6% का डिविडेंड यील्ड आपको एक साल में मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। बोनस के बारे में बात करें तो बोनस के मामले में भी कंपनी ने कभी अभी हमें यहाँ पर निराश नहीं किया है। 1994 में 2:1 का बोनस था और 1999 में 1:1 का बोनस, 2003 में 1:2 का बोनस, 2009 में 1:1 का बोनस, 2016 में 1:1 का बोनस, 2018 में 1:1 का बोनस हमें यहाँ पर देखने को मिला था। और इस स्टॉक ने कभी भी स्प्लिट नहीं दिया है। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये रीजंस तो आप जान ही चुके हैं कि क्यों हमें शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके जो हमें फंडामेंटल रेशियोज दिखाई देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आते हुए नजर आते हैं। तो क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, वो हम चार्ट्स पर डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम आईओसी के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि जब मार्च में गिरावट देखने को मिली थी तब 78 के आसपास के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट दिया था, 74 के आसपास के लेवल पर फिर तेजी दिखाई दी। मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर निकल चुका था, लेकिन इसमें फिर से हमें गिरावट देखने को मिली और पुराना लेवल भी इसने तोड़ दिया था। उसके नीचे हमें यह आता हुआ नजर आया था, फिर तेजी देखने को मिली, फिर कॉन्सोलिडेशन का जोन चलता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद आप देख पाएंगे स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आता है। उसी लेवल पर ये वापस ट्रेड कर रहा है। आप देख पाएंगे रेड डॉटेड लाइन हमें जो दिखाई देती है उसी लेवल पर हमें ये वापस ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा वीकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑल टाइम चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे ऑल टाइम चार्ट में हमें पता चलता है कि शुरुआत में यहाँ पर तेजी देखने को मिली, उसके बाद काफी ज्यादा सिचुएशन गंभीर होती हुई नजर आई थी। यहाँ पर तेजी देखने को मिली, वापस गिरावट हो गई, कंसोलिडेशन का जोन चल रहा था, फिर से तेजी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर वापस हमें गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद अच्छी खासी लंबी तेजी हमें देखने को मिली थी, स्टॉक काफी ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद हमें यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आप देख पाएंगे 2017-18 के बाद हमें स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिल रही है। स्टॉक हमें यहाँ पर 2 डिजिट में आता हुआ नजर आया है, 74 के आसपास हमें स्टॉक आता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा भयंकर गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई के मुकाबले तो काफी ज्यादा ऑलरेडी नीचे आ चुका है। ये अपने 200 मंथ्स के ईएमए के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हाईली वीक हमें होता हुआ नजर आता है।
पोजीशन बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, उससे पहले क्यों वीक हो रहा है वो जान लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो इसके रेशियोज थे, जो भी हमें सिचुएशन देखने को मिली बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं थी, या तो हम कह सकते हैं जो हमें गिरावट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर उसका जो हमें यहाँ पर एविडेंस मिलता है कि क्यों गिरावट देखने को मिलती है, इसके जितने भी रेशियोज हमने देखे, परसेंटेज देखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, हर जगह पर हमें यही दिखाई देता है कि सिचुएशन गंभीर है और गिरावट होना तो यहाँ पर व्याज भी दिखाई देता है। और अगर बात करें दूसरे कुछ रीजंस के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है ये एक पीएसयू कंपनी है और जनरली पीएसयू कंपनीज में आपको डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है, और इसमें भी हमें आपको डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई देगा। 6% के आसपास का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये भी एक्चुअली एक रीज़न है जिसकी वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपको पता है कि यहाँ पर हमें जो डिविडेंड होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको बताइए ये पीएसयू कंपनीज है, गवर्नमेंट का इसका मेजॉरिटी स्टेक होता है, तो गवर्नमेंट फोर्स करती है कि यहाँ पर हमें डिविडेंड के तौर पर कुछ इनकम मिलनी ही चाहिए। तो इन कंपनीज को ना चाहते हुए भी डिविडेंड देना पड़ता है, तो ये डिविडेंड देती है जिसकी वजह से उनका कैश कम हो जाता है, कंपनी ग्रो नहीं कर पाती। आप देख पाएंगे कि इनका जो करंट रेशियो है वो भी कितना नीचे चला गया था, उसके बावजूद कंपनी डिविडेंड देना बंद नहीं करती है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में अगर कोई सिचुएशन खराब होती हुई नजर आती है तो वो डिविडेंड देना सबसे पहले बंद कर देते हैं, जिससे उनका कैश बचता है, जिससे वो यहाँ पर ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर लेकिन पीएसयू में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा रीजन है ये एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और ऑयल की सिचुएशन, क्रूड ऑयल का प्राइसेस क्या चल रहा है ये भी आपको पता है। हमें प्राइसेस में भी काफी तनाव देखने को मिल रहा है, और फिलहाल जो कोरोना वायरस से पहले काफी सिचुएशन देखने को मिल रही थी, रशिया और सऊदी अरेबिया में काफी टेंशन चल रहे थे क्रूड ऑयल को लेकर, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देने को, और प्राइस हमें टूटता हुआ नजर आया था। तो ये सारे भी रीजन है जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था, और इसी के कारण ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज हमें बहुत ही नीचे आती हुई नजर आई हैं। और यहाँ पर रिलायंस भी, जब ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोकेमिकल ऑयल पर फोकस करती थी, तब भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ज्यादा ग्रोथ कंपनी ने कभी भी नहीं दिखाया था। कंसोलिडेशन के फेज में चल रही थी 5 से 6 साल के बाद, लेकिन उसके बाद हमें जियो का आगमन देखने को मिला, उसके बाद ही रियल तेजी देखने को मिली है। जियो और रिटेल के मुताबिक ही हमें रिलायंस इतना ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि पीएसयू जनरली अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बुरे भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चूज ही होना चाहिए। यहाँ पर ऑयल, वैसे भी ऑयल वाला जो भी यहाँ पर बिजनेस दिखाई देता है उसे अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। ये जितने भी ऑयल रिलेटेड सेक्टर स्टॉक्स आपको दिखाई देते हैं उसे टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको पीएसयू में इन्वेस्ट करना है तो पीएसयू में भी आपको अच्छे स्टॉक्स दिखाई देते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि वो स्टॉक्स भी हमें कंटिन्यूसली नीचे आते हुए ही नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कोल इंडिया का। कोल इंडिया कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है और लगातार अपने ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है, लेकिन उसके जो यहाँ पर हमें फंडामेंटल रेशियोज दिखाई देते हैं वो फिर भी इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप भी खुद चेक कर सकते हैं, मनी कंट्रोल पे चेक कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो, वरना इन पीएसयूज को अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईओसी में फिलहाल मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं दूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। निवेश करना है तो कोल इंडिया इससे बेहतर चॉइस है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छा है। अगर फिर भी आप आईओसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर आप देख पाएंगे मार्च के क्रैश के समय पर ये आपको मिल रहा है। एक साल में 50% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिया है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, पीएसयू में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अपने पूरे कैपिटल का 5% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट टोटल पीएसयूज में कभी भी नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई लाइफ है, ये सारे भी हमें पीएसयू दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो कामकाज है ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट जैसा है। आईआरसीटीसी है, उनका भी कामकाज हमें यहाँ पर कॉर्पोरेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जैसा दिखाई देता है। तो उनका जो यहाँ पर हमें कामकाज दिखाई देता है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। आईओसी, कोल इंडिया, उनके कामकाज में, और ये एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स, आईआरसीटीसी, उनके कामकाज में काफ़ी फर्क है। तो ये फर्क पहचानना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हाई डिविडेंड यील्डिंग पीएसयू स्टॉक्स होते हैं उनमें 5% से ज़्यादा का पैसा आपको एलोकेट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।